मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपने फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं सेल डिवीज़न। तो इससे पहले वाली क्लास में अपने बेसिक कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और कोशिका विभाजन के प्रकार जो प्रारूप पढ़ा था, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, इंग्लिश में इनके नाम है माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, आगे केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन, आगे फिर दो प्रकार से इंटरफेज अवस्था, समसूत्री विभाजन अवस्था। इंटरफेज अवस्था के अंदर G1, S, G2, समसूत्री विभाजन के अवस्था के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था, अंत्य अवस्था। ये पढ़ा था। उसके बाद में अपने बात आई थी अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार के हो गए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या द्वितीय। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है, इसमें फिर उसी की तरह दो केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन, आगे इंटरफेज और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था। तो उसके अंदर अपने G1, S, G2 तो सेम है, और जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर केंद्रक विभाजन का जो प्रकार है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्थाएं, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ी थी। अब जो प्रोफेज है ये आगे फिर 5 उप अवस्थाओं में बंट जाती है, 5 उप अवस्थाओं में। किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर जब इनकी अवस्थाएं हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो इनकी जो प्रोफेज अवस्था है ये आगे फिर 5 उप अवस्थाओं में बंट जाती है। अब वो 5 उप अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन या पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये आप बार बार याद करोगे। रटना तो वो होता है, पिछली बार कह रहे हो तो आप बता रहे हो सर हमने 2, 3, 5 बार ये तो रटा रहे हो। रटाने का मतलब वो होता है कि जैसे आपको पता ही नहीं है पढ़ क्या रहे हैं, इमेज ही नहीं बन रही, पता ही नहीं टॉपिक क्या चल रहा है, किसका क्या भाग पढ़ रहे हैं, और आप नाम लेके कर रहे हो लेप्टोटीन लेप्टोटीन लेप्टोटीन, लेकिन वो तो हो गया रटा। और अपने जब समझ कर अभ्यास कर रहे हैं, रटना अलग है, अभ्यास अलग है। अभ्यास का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप बार बार दोहराओ, बार बार उसको लिख कर देखो, बार बार पढ़ो, वो अभ्यास होता है। और रटने का मतलब है दिमाग तो कहीं और है और आप बोले जा रहे हो। ठीक है। कर्त कर्त अभ्यास जड़मती होत सुजान, यानी कर्त अभ्यास। अगर आप अभ्यास करोगे, इतना अभ्यास करोगे, तो जो जड़ बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि का मतलब है जिसकी अपने जब ऑफलाइन क्लास रहेगी तो बताएंगे भी। मान लो IQ मतलब है इंटेलिजेंट कोसेंट, बुद्धि लब्धि, वो मापी जाती है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु। मानसिक आयु का मतलब है मेंटल एज। मानसिक आयु का मतलब कि जैसे एक 8 साल का बच्चा जो कुछ कर सकता है वो आप जैसे कर रहे हो 10 साल के बच्चे, तो आपकी मेंटल एज 10 साल हो गई। बट्टा में शारीरिक आयु जो आपकी बर्थ रे है वो लगा दी, गुणा में 100 कर दिया, और जो भी आएगा वो IQ आएगी। इस तरह से वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से जड़ बुद्धि का मतलब होता है जिसकी जो बुद्धि है अपने जो सामान्य है उनकी होती है 90 से लेकर 110 तक बुद्धि लब्धि, और जो जड़ बुद्धि होती है वो होती है 0 से 25, यानी बिल्कुल भी जड़ बुद्धि, उसको कुछ भी नहीं पता। तो एक कहावत बनी हुई है, कर्त अभ्यास जड़मती होत सुजान। अगर आप जब बार बार अभ्यास करोगे तो वो जड़ बुद्धि है ना, वो भी सुजागर बुद्धि हो जाएगी। रसरी आवे जातते सील पे पड़ता निशान, यानी कि जो रस्सी है वो जब एक अपने कुएं से पानी निकालते हैं तो वो एक जात जो चक्कर होता है उस पर बार बार रस्सी आती है, तो जो पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, पत्थर पर भी निशान डाल देती है कौन? रस्सी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर अभ्यास करोगे ना तो कोई भी हार्ड चीज़ है वो हार्ड नहीं रह जाएगी, वो बिल्कुल आपके रनिंग में आ जाएगी। और अभ्यास इसे ही कहते हैं बार बार। क्यों? रस्सी बार बार आती जाती है, कुएं में से बाल्टी निकालते हैं पानी की, बार बार आती जाती है तो वो पत्थर पर भी निशान कर देती है। उसी तरह से आप भी बार बार अभ्यास करोगे तो आपके हर चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये आप इसको अभ्यास में लेना है, न कि रटने का। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ एक चीज़ को ताकि आप समझ सको, नई चीज़ है आपके लिए, समझ सको, दोहरा सको। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरी बार, तीसरी बार आप अपनी भाषा में भी इसको याद कर सकते हो। तो अब प्रश्न पूछ लिया जाए भी किस प्रकार के विभाजन में
ये 5 उप अवस्थाएं पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज अवस्था में 5 उप अवस्थाएं पाई जाती है। 5 उप अवस्था में। समसूत्री विभाजन था माइटोसिस, उसमें तो सिर्फ 4 अवस्थाएं थी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस, उसके अंदर क्या है, जो प्रोफेज है वो आगे फिर 5 उप अवस्थाओं में बंट जाती है। और वो अवस्थाएं कौन सी है? कोई भी ट्रिक को कुछ नहीं लगानी आपको। कई बार मैंने देखा है आपको टिक बताई जाती है लेप्टोटीन की, एल का कुछ बना के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपका अगर माइंड है, समझ के कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो ये ट्रिक के ट्रुके कुछ नहीं है। अब दोबारा याद कर रहे हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिटीन या पेचाइटीन, चौथी है डिप्लोटीन और 5वीं डाइकाइनेसिस। ये अभ्यास है, जब भी आया दोहरा लिया, जब भी आया दोहरा लिया, तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बच गया। कौन सा बच गया? मियोसिस द्वितीय या सेकंड। उसमें भी क्या होगा? एक केंद्र की विभाजन होगा, एक कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। केंद्र की विभाजन में फिर वही इंटरफेज अवस्था, जीवन, और उसके बाद में अर्धसूत्री द्वितीय अवस्था। उसमें क्या होगा? अब की बार वो नहीं होगा प्रोफेज मेटाफेज, अब की बार होगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। इस तरह से होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। द्वितीय में 2 प्रकार के विभाजन होंगे। कैरियोकाइनेसिस, ये शब्द आपको याद रखना है। कैरियोकाइनेसिस से हिंदी में कहते हैं केंद्र के विभाजन। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। सभी में होगा, लेकिन इसके अंदर एक जीवन अवस्था है सिर्फ, किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में। और जो कोशिका द्रव्य विभाजन है उसके अंदर इसमें विभाजन नहीं हो रहा, सिर्फ केंद्र में हो रहा है। 2 प्रकार से, एक तो इंटरफेज अवस्था और एक कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय के अगर नाम आ गया तो आपको अवस्थाओं के पीछे भी द्वितीय लगाना है। और इसमें देखो, मैंने आपको बताया था भाई, हिंदी में शब्द याद रखने हैं। पूर्व अवस्था सेकंड, मध्य अवस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड, अंत्य अवस्था सेकंड। ठीक है, अब ये देखो, अब आपका पूरा एक बार मतलब जो टॉपिक पढ़ना है उसके लिए आपका माइंड है वो तैयार हो गया। ठीक है, तैयार कैसे हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी ये बात कहती है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पहले उनके माइंड को उस जगह कंसंट्रेट करना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है ध्यान। तो अब आपका माइंड सेल डिवीजन पढ़ने के लिए एकदम रेडी होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने उसका एक खांचा तैयार कर लिया है। इसके अंदर अब बाद अपने अंदर की बातें पढ़ेंगे। तो अब ये जो आप प्रारूप है, सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप इस तरह से ये पहले देख कर बनाना, उसके बाद में आप बगैर देखे ये खांचा बनाना, तो आपको पता चल जाएगा भी सेल डिवीजन ये है, इसका ये पूरा खाका है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, सेल डिवीजन 3 प्रकार बता दिए। समसूत्री विभाजन है ये वाला, इसके 2 मैंने कहा था, अभी 2 तरह से विभाजन होता है, उसमें केंद्र का और कोशिका द्रव्य का। केंद्र की विभाजन है, फिर ये आगे 2 अवस्थाएं बनती है, इंटरफेज अवस्था और समसूत्री विभाजन अवस्था। ये कर लिया। अब बात आती है अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन ये यहाँ करवा रहा है, इसमें भी 2 प्रकार से। कौन कौन सा? केंद्र की विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब केंद्र की विभाजन है, इसमें फिर आगे विभाजन हो रहा है इंटरफेज और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इसमें क्या 4 अवस्थाएं बन रही है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बन रही है। अब ये देखो, जो मेन बात बताने वाली है वो ये देखो, ये जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज है, इसको फिर आगे 5 अवस्थाओं में, उप अवस्थाओं में बांटा गया है। 5 उप अवस्थाएं। कितनी होगी? 5 उप अवस्थाएं। और अगर पूछ ले अवस्थाएं कितनी है तो 4। ये हो गया। अब जो ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, ये नीचे वाला खाका है। तो इस तरह से आप ये चित्र अच्छी तरह से अपनी कॉपी में बनाना, और आप सेल डिवीजन पढ़ने के लिए बिल्कुल आपका माइंड है वो कैच करेगा भी हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, ये खाका है। अब अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर की बातें, जिसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसका दूसरा नाम भी क्या है? प्रत्यक्ष सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन या असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। यह विभाजन सबसे सरल प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो, कोशिकाएं 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक होती है, उसमें जो केंद्र का वो सुविकसित नहीं होता,
कोशिका झिल्ली है वो नहीं पाई जाती। ये कुछ जिसकी एग्जाम्पल है। और जो यूकैरियोट होती है उनमें केंद्रक है सुविकसित होता है, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ये इनके पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके 5 एग्जाम्पल है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल आदि, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। इनके ये उदाहरण है। इस विभाजन में कोशिका और केंद्रक पदार्थ बिना तुरक तंतु बनाए 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है, तुरक तंतु का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये प्रत्येक सेल डिवीजन है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्र सुविकसित नहीं होता, नहीं कोई झिल्ली पाई जाती है। विभाजन के समय केंद्रक पदार्थ और कोशिका लंबे हो जाते हैं, लगभग मध्य से संकुचन होता है जो बढ़ता हुआ केंद्र तक पहुंच जाता है। जो ये असूत्रीय विभाजन है इसमें आगे कुछ भी, क्योंकि केंद्रक है नहीं उसके ऊपर झिल्ली है, ये सिर्फ 2 विधि द्वारा होता है। कौन सा, एक तो विखंडन विधि और एक है मुकुलन विधि। कौन सी, विखंडन विधि और मुकुलन विधि। अब ये देखो विखंडन विधि और ये मुकुलन विधि, ये असूत्रीय विभाजन। अब मुखंडन विधि के अंदर पढ़ते हैं, विखंडन द्वारा पढ़ते हैं। पहली विधि है असूत्री की। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आदि में कोशिका विभाजन विखंडन विधि द्वारा होता है। इस विभाजन में केंद्रक लंबा होकर पहले डमरू आकार में ही पूर्ण हो जाता है। अब ये ध्यान से देखना, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये बीच में क्या है, केंद्रक है। क्या है ये, न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं केंद्र को, न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य, और ये न्यूक्लियोस केंद्रिका, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है। ये इस तरह से एक सेल बनाई हुई है जिसके ये अलग अलग भाग है। अब केंद्रक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा मैंने बता दिया कोशिका द्रव्य है, ये वहाँ पाया जाता है। अब इसमें क्या है, जो केंद्रक है वो सीधा ही क्या है, एक डमरू आकार ले लेगा। क्या है, डमरू आकार, ये देखो। और केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। अब दूसरा प्रकार है इसका मुकुलन द्वारा। वहीं अगर अपन ये जो कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे अपने असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, तब जाकर आपके जो तीनों पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें तो जो केंद्रक था और जो उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली थी वो फट गई और जो केंद्र का दोनों सिरों पे चला गया। लेकिन जब अपने वहीं समसूत्री पढ़ेंगे ना, तो उनमें तुरक तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण होगा। वो क्या गुणसूत्र को दूसरी साइड खींचेंगे, चले जाएंगे। इस तरह से बहुत सी प्रक्रियाएं पढ़ोगे तब आपको इनमें जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन असूत्री के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ने की जरूरत। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मुकुलन द्वारा। क्या है, मुकुलन द्वारा असूत्री विभाजन है वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से, एक तो है विखंडन, एक होता है मुकुलन द्वारा। यह कोशिकीय जीव ईस्ट में मुकुलन द्वारा असूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया जाए कंपटीशन में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया में कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो आप बताओगे असूत्री विभाजन। और अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो आप बताओगे विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा। ठीक है, और ये चित्र आपके सामने है, ये देखो यहाँ पे विखंडन हो रहा है। ये एक सेल थी, अभी मजबूरी है, अभी आपको बुक में देखकर पढ़ाना पड़ा, नहीं तो बोर्ड पे अच्छी तरह समझाया जाता और समझाएंगे भी अगर ऑफलाइन क्लास से लगी तो। अब ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो झिल्ली है इसका आकार ये हो गया और ये केंद्र का अलग अलग सिरों पर चलेगी। अलग अलग सिरों पर चलने के बाद में इनमें क्या है, कौन सा विभाजन हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको प्रारूप में बताया था कि 2 तरह के विभाजन होते हैं। एक तो केंद्रक में विभाजन हुआ और एक कोशिका द्रव्य में विभाजन हुआ। तो जब कोशिकाएं कब बनेंगी डबल, जब दोनों में विभाजन हुआ। सबसे पहले यहाँ पे केंद्र में विभाजन हुआ तो ये 2 केंद्रक बन गए, अलग अलग सिरों पे चले गए। ठीक है, लेकिन सेल तो एक ही है और सेल दोनों विभाजन होने के बाद में अलग नई सेल बनेगी। और वो कैसे बनेगी, इसमें केंद्रक में विभाजन हुआ, ये दोनों सिरों पे चले गए केंद्र। अब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में विभाजन हुआ यहाँ पे और ये अलग अलग सेल बन गई। तो इस तरह से आपको ये, अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, ये चित्र आप दिमाग में रखना कि असूत्री विभाजन का जो विखंडन द्वारा है वो कैसे विभाजन होता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा जो विभाजन है, कोशिका विभाजन, वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। मात्र कोशिका पर एक या अधिक उद्रव बनते हैं केंद्र। अब ये देखो ये मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा कैसे, अब ध्यान से देखना ये वाला। अब ये यहाँ पे ये कोशिका है,
ये ग्रोथ करते करते ये देखो यहाँ पे ये अलग हो रहा है, अदर दूसरी डॉटर जो सेल है वो बन रही है, न्यू सेल बन गई, ये देखो ये है मुकुलन द्वारा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सूत्री, ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्सन बनते हैं आपके वो बनते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि वहाँ पर टोटल जो डीएनए का संश्लेषण है, गुणसूत्रों का निर्माण है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, कौन सी प्रोटीन है, कौन सी फेज में जुड़ते हैं, कौन सी में अलग अलग होते हैं, तो वो अवस्थाओं में ही पर्सन बनते हैं, कौन सी अवस्था में किस चीज़ का निर्माण होता है। तो अब अपने सिर्फ जो नेक्स्ट अपने पढ़ रहे हैं वो है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में माइटोसिस शब्द का उपयोग किया था। किसमें? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो समसूत्री विभाजन है इसकी खोज या प्राणी कोशिकाओं में इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और कब की थी? 1882 में। 1882 में की थी। 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने प्राणी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की खोज की थी। थैंक यू। तो अपने पढ़ रहे थे समसूत्री विभाजन माइटोसिस। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था जिसने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में माइटोसिस यानी समसूत्री शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये फ्लेमिंग है, वो शब्द याद रखना है आपने, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में फ्लेमिंग ने 1882 में प्राणी कोशिकाओं में माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर प्रश्न आ जाए समसूत्री विभाजन तो फ्लेमिंग, अगर आ जाए सन तो 1882 प्राणी कोशिकाओं में। अब अपने बात करते हैं, देखो भी सेल कोशिका दो तरह से है। एक तो होती है जनन सेल यानी जर्मिन सेल, कौन कौन सी? जैसे शुक्राणु और अंडाणु, जर्मिनल सेल है, जनन कोशिकाएं। एक होती है सोमेटिक सेल, कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं जो अदर बॉडी का निर्माण करती है। तो जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी कायिक कोशिकाओं का विभाजन जिसमें केंद्र और कोशिका द्रव्य दो समान बराबर भागों में बंट जाते हैं, वो समसूत्री विभाजन है। यानी कि जनन कोशिकाओं के अलावा जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं उनमें केंद्र और कोशिका द्रव्य दो बराबर समान भागों में बंट जाते हैं, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब सूत्र या गुणसूत्र या भाग समान सूत्र में बढ़ जाते हैं। कैसे? किस सेल में? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो। मायोटिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्लेमिंग ने प्राणी कोशिकाओं में किया था। कब किया था? 1882 में। होगी के लिए प्रश्न जो आपके आने वाले प्रश्न है। एक बात और ध्यान दो, फर्स्ट ईयर में हो, अगर थ्योरिकल अगर आपका ऑनलाइन पेपर आया तो ऑनलाइन पेपर आते हैं फिल इन द ब्लैंक, ऊपर प्रश्न दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा। तो ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पढ़ने का तरीका है। फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था 1882 में प्राणी कोशिकाओं में। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। एक प्रश्न बन गया, माइटोसिस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं, ये आंसर देखो, जब ये तो आप अपनी भाषा में भी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त, जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त यानी जनन सेल इसमें नहीं होगी, जनन कोशिकाओं के अलावा जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं वो क्या है, उनका जो केंद्र और जो कोशिका द्रव्य है वो समान बराबर भागों में बंट जाते हैं, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको जैसे समझ लिया कि जनन कोशिकाओं के अलावा जितनी भी सोमेटिक सेल है, कायिक कोशिकाएं हैं, वो उनमें जो केंद्र पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं वो आगे समान भागों में बंट जाते हैं। जैसे अपने ये पढ़ा था, ये केंद्र का है, ये कोशिका द्रव्य है, ये मान लो दो समान भागों में ये बंट गया। कहाँ पे बंट गया? ये बंट गया। ठीक है, ये तो था विखंडन द्वारा, ऐसे इसमें कोई ये नहीं हुआ। आगे वो पूरा निर्माण में आपको समसूत्री में बताऊंगा, तुरक तंतुओं का निर्माण होना है, गुणसूत्र है, उसके पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अपनी बात करें थे समसूत्री की, तो ये जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना, जनन कोशिका के अंदर नहीं होता समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा किसमें? सोमेटिक सेल, कायिक कोशिकाओं में जो केंद्र और कोशिका द्रव्य है वो दो समान भागों में बंट जाते हैं, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन में जो समान भाग होते हैं वो बिल्कुल अपने पितर या मातृ कोशिका के समान ही होते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या भी उसमें समान पाई जाती है, इसलिए समान सूत्र। समान सूत्र का मतलब है समान भाग, और सूत्र का मतलब गुणसूत्र। जितने गुणसूत्र मातृ कोशिका में हैं उतने ही गुणसूत्र क्या है जो
अपने पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें होगा। तो देखो समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित होती है। मान लो एक सेल है वो दो पुत्री कोशिकाओं में, कैसे? अब मान लो एक सेल है, उसके अंदर केंद्रक है, ऊपर झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, और जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाएगा, कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो गया। तो कितनी कोशिकाएं बनी? दो कोशिकाएं। अब बात आती है जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या और जो मात्र सेल है उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, ऐसे नहीं अलग अलग होगी। समसूत्री समान गुणसूत्र होंगे किसमें? जो समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनमें। अब ये तो मैंने बेसिक बातें बता दी। अब आप अपने लैंग्वेज में भी आप इसे याद करते हो, कोई किताबी भाषा याद करने की जरूरत नहीं। अब पॉइंट बताता हूँ। समसूत्री विभाजन है वो किस में पाया जाता है? कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सोमैटिक सेल, जन्म कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। सोमैटिक सेल में जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य है वो दो समान भागों में बंट जाते हैं, और एक कोशिका विभाजन के बाद जो दो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका के समान होती है। समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो गई, और ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था सेल डिवीजन में कि कोई भी कोशिका जब अपने निश्चित आकार में पहुंच जाती है तो फिर वो आगे विभाजन होती है नेक्स्ट अपनी पुत्री कोशिकाओं में। दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर रहती है। जितनी गुणसूत्र मात्र कोशिका में थे उतने ही पुत्र कोशिका में होंगे। इन पुत्री कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य कोशिकांग भी संख्या वितरण में समान होते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका के समान होगी। और जो कोशिकांग है, कोशिकांग का मतलब है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कायल, लाइसोसोम, ये कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग है, ये अलग अलग कार्य करते हैं, तो ये भी पुत्री कोशिकाओं में समान होते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक बात पढ़ी अपने भी। जो समसूत्री विभाजन है शब्द किसने दिया, कब दिया, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, किन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, और जो आगे केंद्र का कोशिका द्रव्य वो समान भागों में बंट जाते हैं, और दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजन होता है, एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बदलती है, और जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या और कोशिकांग है वो संख्या और वितरण में अपनी मात्र कोशिका के समान होते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल अपने जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना वो कल अपने समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये जो चैप्टर और ये जो पॉइंट है। थैंक यू।